मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे कलंक का भाव है। दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो सबसे बड़ी, एक तो जागरूकता का अभाव है और दूसरा कलंक का भाव है। अगर हम केवल मेडिकेशन करेंगे डिप्रेशन के लिए तो लगभग 40 से 60% का आराम मिल सकता है। केवल अगर हम काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है 30 to 40% रिलीफ। बट अगर दोनों की कॉम्बिनेशन से जाएंगे तो ये रिजल्ट काफी बेहतर होते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे आते हैं, बताया लड़की का सिलेक्शन हो गया, रिलेशनशिप में थे, हाँ। अब वो मुझे भाव नहीं दे रही, रिलेशनशिप टूट रही है। अब मैं कुछ करता नहीं हूं, और वो मान के चलते हैं कि मेरा सिलेक्शन ही आधार होगा। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ इसे समझने में कि व्यक्ति के व्यवहार, खासतौर से उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है, वह इन बातों पर कितना निर्भर करता है कि वह किस समुदाय से आता है, किस समाज से आता है, उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी कम्युनिटी क्या है, उसकी नस्ल क्या है। आप देखिए हर टेस्ट मैच का रिजल्ट क्यों आ रहा है? 4 दिन में हर आदमी हड़बड़ी में खेल रहा है, नहीं तो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता था। 50-50 में 50 ओवर खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। टेम्परामेंट गायब हो जा रहा है। देखिए वेस्ट इंडीज का आप स्कोर देखेंगे तो 2020 में भी उतना बना रहे हैं, 50-50 में भी उतना बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हम आपके सामने आए हैं फिर से एक एपिसोड लेकर कैजुअल टॉक का। हम लोगों ने जब जब बात की है परीक्षाओं की तो विद्यार्थियों के लंबे संदेश आए। हम लोगों ने ओवर थिंकिंग पे एक वीडियो किया, फिर से लोगों के बहुत सारे संदेश आए। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारी पूरी ऑडियंस की जमात है उसे मेंटल हेल्थ को लेकर लगातार बात करने की ज़रूरत पड़ी है। उन लोगों ने लगातार इस बात को कहा है कि सर इस पर बात होनी चाहिए। और मैंने बार बार एक डिस्क्लेमर दिया है, मैंने हर बार कहा है कि मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ। यदि आपको किसी भी किस्म की आवश्यकता, मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आपको ट्रेंड व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इसके लिए दरअसल योग्य है। तो हमने सोचा क्यों ना कैजुअल टॉक में एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ बात की जाए जो कि वास्तव में इसके लिए प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। दरअसल इसमें जाना माना नाम है और उनकी कई किताबें हैं, उन्होंने लिखा है और लोगों ने उन्हें पसंद किया है। तो स्वागत कीजिए कैजुअल टॉक में सत्यकांत त्रिवेदी जी का। सर नमस्कार। और आपसे बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ के बारे में अपने वीडियोस में बहुत बार बात की है। और जो आपने बेहद ही साफ गोई, बेहद ईमानदारी के साथ ये जो बात कही कि मैं बता तो रहा हूं लेकिन मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूं, और स्पेशलिस्ट की जरूरत का एक अलग महत्व होता है। तो उस महत्व को समझने के लिए और समझाने दोनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में सर अपने यहाँ कंसेप्ट काफी पुअर है। यूजुअली लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, और आपका व्यक्तिगत रूप से आपने जो ओवर थिंकिंग पर वीडियो बनाया था वो बहुत ही शानदार था। और मुझे लगता है उससे लाखों लोगों को भला हुआ होगा, लाखों स्टूडेंट्स को। और आपका व्यक्तिगत रूप से जो मेरा इंप्रेशन आपके बारे में वो भी मैं बता दूं, आप केवल छात्रों के नहीं है सर, आप पूरे देश के हैं, आपको सब लोग सुनते हैं और मुझे भी बहुत मजा आता है। शुक्रिया सत्यकांत जी। आज हम लोग इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। खासतौर से हम उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एस्पिरेंट्स मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरते हैं, चाहे वे उनकी उम्र के कारण आए हुए चैलेंजेस हों, चाहे उनकी इस चॉइस के कारण आए हुए चैलेंजेस हों कि वे यूपीएससी की या इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे जानते हैं आपके जीवन की यात्रा क्या है और आपने ये जो पेशा चुना है इसे लेकर आप अपनी क्या जिम्मेदारियां महसूस करते हैं और क्या आनंद या अवसाद या दुख आपको इस पेशे के दौरान होता है? जी, देखिए निश्चित तौर पर सर शुरू से ही मुझे मानव व्यवहार को समझने में बड़ा इंटरेस्ट था। एक ही सिचुएशन पर अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से एक्ट करते थे। लोगों को लगता था कि कोई बात करता था, यार वो तो साइको है, यार वो तो पागलों के डॉक्टर के पास में गया, वो डॉक्टर तो पागलों का डॉक्टर है। तो लगता था कि ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर चांस की बात है कि मैं एक डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने का शुरू से इंटरेस्ट था। डॉक्टरी एमबीबीएस करने के बाद लगा कि ब्रांच होती है कि क्या करना है। तो मुझे डर्मेटोलॉजी और साइकेट्री बहुत पसंद थे। अरे और वाह। इसके पीछे एक कारण और था मानव व्यवहार के साथ में, कि मुझे लगता था कि समहाउ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक स्वार्थ भी था कि मुझे रात में सोना है। इमरजेंसीज नहीं जानी है। बहुत साफगोई सच्चाई के साथ मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ ही साथ मानव व्यवहार में सर काफी इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा इसका चुनाव किया जाए। और आपने बात करी चैलेंजेस की, तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम केवल
सिंड्रोमल जो डायग्नोसिस है साइकियाट्री की, डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, इनको केवल ठीक करना नहीं है, एक साइकियाट्रिस्ट को मास के लिए भी काम करना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। मेरा पहला प्यार साइकियाट्री है। अरे वाह! और मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो वर्कशॉप्स होती हैं उनको कंडक्ट करता हूँ। लोगों को जाकर के मेंटल हेल्थ के महत्व के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारे कलंक का भाव है। दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो सबसे बड़ी, एक तो जागरूकता का अभाव है और दूसरा कलंक का भाव है। तो दोनों ही बड़े डेडली कॉम्बिनेशन है, और मानसिक स्वास्थ्य की जो पेशेवर तक पहुंच होनी चाहिए उसमें बड़ा रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं आपको अगर औसत बात करूं तो एक इंसान को मानसिक रोग होने से और साइकियाट्रिस्ट तक पहुंचने में औसतन 3 से 5 साल लग जाते हैं, ओह! जिसमें ये दोनों बड़े कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, जागरूकता का अभाव और कलंक का भाव। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया जाना चाहिए। मैं सर एडवोकेसी भी कर रहा हूं कि मेंटल हेल्थ को स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए। कब तक हम अजर्नी बाई ट्रेन पर निबंध लिखेंगे, कब तक किसी महापुरुष पर निबंध लिखेंगे? क्यों ना हम लिखें कि कैसे रहें खुशहाल, 2035 में क्या होगा, मेरा भविष्य में कैसे देश की प्रोडक्टिविटी को हैंडल कर रहा हूंगा, मेरा परीक्षा में फेलियर होगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, मेरा ब्रेकअप होगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो तनाव प्रबंधन संबंधी चैप्टर, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चैप्टर, ये स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में हो, इसकी भी एडवोकेसी के लिए मैं लगा हुआ हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मेरे कॉलेज में मनोविज्ञान एक विषय के तौर पर अरसे से पढ़ाया जा रहा है जी। और दिल्ली विश्वविद्यालय के शुरुआती कॉलेजेस में है जहाँ मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। तो वे विद्यार्थी जो कि मनोविज्ञान एक सामान्य कॉलेज में पढ़ते हैं, जो कि बाद में जाके मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, और वह ब्रांच जो कि मेडिकल साइंसेस के थ्रू फिर मनोविज्ञान की तरफ जाती जी। है, जिसे हम साइकियाट्री कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट होने और साइकियाट्रिस्ट होने में क्या अंतर है, जी। और इन दोनों के बीच किस किस्म के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है अगर हम देश के मानसिक स्वास्थ्य की बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो साइकियाट्री है वो मेडिसिन की ब्रांच है। मेडिसिन, उसकी जो मदर है वो मेडिसिन है, उससे ओरिजिन हुआ। जहां पर जो साइकियाट्रिस्ट होता है एमबीबीएस के बाद, जो भी ब्रेन में केमिकल चेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उनका व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करके उन्हें, उनके स्ट्रक्चर्स को, न्यूरोट्रांसमिशन के बैलेंस को वो किसी तरीके विज्ञान के थ्रू पढ़ने की कोशिश करता है। और उसी पर हमारी आधारित दवाइयां होती हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, ये केमिकल हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इमोशन कितना डेप्थ में जा रहा है, इमोशंस पर हमारा कंट्रोल क्या कैसा है, उन सारे सिग्नल्स को पढ़ करके दवाओं के माध्यम से हम सही करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इसमें मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है। मनोविज्ञान की जो मदर ब्रांच है वो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी से उसकी ओरिजिन हुई है। तो मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान दोनों की पढ़ाई साइकियाट्रिस्ट करता है, जहां पर उसे व्यवहार में बदलाव की जो टेक्निक्स होती हैं, जिन्हें आमतौर पर काउंसलिंग, और हमारी भाषा में आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एसीटी थेरेपी के डिफरेंट टाइप होते हैं, जहां पर हम उसके बोध पर, उसकी चेतना पर काम करते हैं। फॉल्टी बिहेवियर्स को पहचान करके उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफी लंबा समय लगता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि मैंने बताया, साइकोलॉजी है, दर्शन का विषय है। इसमें आप कोई भी, किसी भी प्रकार का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, यूजी किया हुआ हो, जरूरी नहीं है कि आपने मनोविज्ञान में किया हो, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। फिर इसकी कई ब्रांचेस होती हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, जहां पर एक्सपोजर होता है आपका पेशेंट के साथ, तो उनकी ट्रेनिंग भी साथ में ही होती है साइकियाट्रिस्ट के। अंतर की बात करें तो उनकी जो पढ़ाई होती है वो मनोविज्ञान तक सीमित होती है, लेकिन उन्हें मनोविज्ञान का ज्यादा ब्रॉड एक्सपोजर दिया जाता है, स्पेशली थेरेपीज में पूरा कोर यही होता है। तो अब आपने बात करी देश में कैसे दोनों का मिला जुला। निश्चित तौर पर इन्हें एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। बिना टीम में काम किए बिना सही रिजल्ट्स नहीं आते। चलिए इसे प्रैक्टिकली पूछते हैं। मान लीजिए मुखर्जी नगर का कोई बालक है जो जिसको ये संदेह है या जिसे ये प्रतीत हो रहा है कि उसे मदद की आवश्यकता है, वो अवसाद, डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अब वो कैसे तय करे कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और क्या इसमें उसके लिए ज्यादा सहूलियत भरा होगा? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो इसे अनबायस वे में मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट भी हूं और यहाँ पर एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के फॉर्म में हूँ। मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन है
उसे साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना चाहिए, ताकि हम ये असेस कर सकें कि जो डिप्रेशन है उसमें दवाइयों की क्या कितनी नीड है। क्योंकि यहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास में जाने में उसे एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई मेडिकेशन की उसे आवश्यकता है, जो कि अधिकांश केसेस में होती है, तो उस केस में हम मेडिकेशन के साथ में काउंसलिंग भी रिकमेंड करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन है वो वास्तविक ट्रीटमेंट है। जैसे अगर हम केवल मेडिकेशन करेंगे डिप्रेशन के लिए, तो लगभग 40 से 60% का आराम मिल सकता है। केवल अगर हम काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है 30 to 40% रिलीफ हो। बट अगर दोनों की कॉम्बिनेशन से जाएंगे तो ये रिजल्ट काफी बेहतर होते हैं। तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास में जाकर इवेल्युएशन कराना चाहिए, और पर्सन टू पर्सन से ट्रीटमेंट बदल सकता है। हो सकता है कुछ थेरेपी, कुछ काउंसलिंग, कुछ ट्रीटमेंट आपके लिए काम करें, हो सकता है सेम दूसरे के लिए काम नहीं करें। तो हमें यह भी चूज करना पड़ता है कि कौन सा सेट ऑफ मेडिकेशन, किस प्रकार की काउंसलिंग उसके लिए जरूरी है। डिपेंड करता है कॉज क्या है। बिकॉज बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, कुछ सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं। आपने मुखर्जी नगर की बात करी, तो वहां की समस्याओं में कैरियर रिलेटेड ओवर थिंकिंग है, रिलेशनशिप से रिलेटेड ओवर थिंकिंग है, भविष्य को लेकर के आशंकाएं हैं। तो हमें उस व्यक्ति के हिसाब से चीजों को ढालना होता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम बात ये की कि हर बार जो मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं वो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्तिगत होंगी, उसके सामाजिक और आर्थिक कारण भी हो सकते जी हाँ, हैं। जी। ज़रा इस पर थोड़ी-सी और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हैं, ये केवल व्यक्ति को होती हैं या कभी-कभी समूह या समाज भी ऐसा हो सकता है कि उसकी एक सामूहिक जी, मनोवैज्ञानिक दिक्कतें शुरू हो गई हों? जी। आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, और सर मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा यह कि हमें समाज के साथ साथ, सॉरी, व्यक्ति के साथ साथ पूरा का पूरा समाज प्रभावित हो सकता है, खासकर सोचने समझने के तरीके में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी कोविड की बात करें, 2020 के बाद लगभग 30 to 40% एंजाइटी के केसेस में जबरदस्त उछाल आया हुआ है। तो इसका ये 30 से 30 से 40 40% ओवर थिंकिंग जो है उसमें सबसे कॉमन कंप्लेंट है। मैंने अभी ओवर थिंकिंग पर जो आपने जिस बुक का जिक्र किया, मेरा कारण ये था कि इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं सर, मेरा दिमाग शांत नहीं होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार खत्म ही नहीं होते हैं, सोता हूं बट दिमाग शांत नहीं होता, ऐसे पता नहीं कितने सारे केसेस आ रहे थे। तो इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं ओवर थिंकिंग को स्पेशल अटेंशन दूं। अब जैसे आप हम दिल्ली में बैठे हैं, मैं दिल्ली के ही एक केस का जिक्र करूंगा, बुराड़ी केस का। हाँ। वहां पर एक परिवार जो है, उसमें जो व्यक्ति है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है, भावनात्मक रूप से उसको घर में सब लोग सुनते हैं, उसका एक प्रभाव है। उसने ये बताया कि उसके पिता की आवाजें आती हैं, आत्मा से बातचीत होती है, उसका इन्फ्लुएंस पूरे के पूरे परिवार पे पड़ा। तो मनोविज्ञान की भाषा में इसे बोलते हैं शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ओह! मुझे डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, मुझे एक फॉल्स फर्म अनशेकेबल बिलीफ है, जहां पर मैं ये समझता हूं कि हाँ, ये मेरी आत्मा से बात होती है। ये साइकोटिक सिम्टम्स कहलाते हैं। अब मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को बताया, मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी इस पे बिलीव कर लिया, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी मुझ पे है, भावनात्मक रूप से मेरा अटैचमेंट है। तो वही सेम डिसऑर्डर सब लोगों ने कैरी किया। साथ ही साथ एक साइंटिफिक एरर क्या उन्होंने समझी कि जो मृत्यु है वो अस्थाई है, हम मर करके वापस आ सकते हैं। तो एक साथ सबने वही एक्ट को फॉलो किया। तो आप जो बात कर रहे थे कि सामूहिक खराब मानसिक स्वास्थ्य, ऐसा भी हो सकता है क्या सब। ये इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पे भी हो सकता है कि पूरा समाज प्रभावित हो? बिल्कुल। क्योंकि मुझे बहुत बार जिस किस्म के चीज़ें सुनने को मिलती हैं, मसलन मैं तो यूपीएससी की दुनिया को देखता हूँ निकटता से। मैं तो हर बार इस बात को समझने की कोशिश करता हूँ कि करोड़ों लोगों को अचानक ये क्यों भेड़-चाल शुरू हुई है? जी हाँ, जी हाँ। कि वे किस लालच में अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ धकेल रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक अच्छी नौकरी है, लोगों को पाने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन क्या जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें असफलता की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तब क्या हम बच्चों को उसके लिए तैयार कर पा रहे हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये जो शेयर्ड विज़न है टुवर्ड फॉलोइंग अ पर्टिकुलर ड्रीम, हैविंग यूनिलैटरल ड्रीम्स, एक ही तरह के एकल किस्म के सपने, इससे लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे, खासतौर पे उन विद्यार्थियों पर जो चाहे वो कोटा वाले फैक्ट्री में कूद पड़ते हों आईआईटी के लिए या नीट के लिए या सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरियों के लिए, क्या विशेष चैलेंजेस आप देखते हैं इन विद्यार्थियों के, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है
और कई बार तो मुझे लगता है कि समाज में बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा ना, जिनसे आप प्रभावित होते हैं, जी, तो ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी, मोटिवेशनल जी, स्पीकर्स जी, हैं, वो लोग भी लगता है कि उनको और धकेल रहे हैं जी, जी, इसकी तरफ। जी, और मुझे इसकी शिक्षक होने के नाते इस कारण मुझे बहुत चिंता होती है। जी। आपका क्या कहना है? क्या इनके क्या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं इन बच्चों के? सर, ये आपने जो पूछा ये बात, मैं ये देखता हूँ कि समाज ने इनको गलत चीज़ें सिखा दी हैं। मुझे पूर्णता का एहसास तब दिलाया जा रहा है कि जब मेरे पास पावर हो, मेरा प्रभाव हो और मेरे पास बहुत सारे पैसे हों। ऐसे में ये जो जॉब प्रोफाइल है, इसको मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा महिमा मंडित कर दिया गया है, जो उसे चेज़ करते रहते हैं। मेरे पास हज़ारों बच्चे ऐसे आते हैं जो सपोज़ एमपीपीएससी में वो सेलेक्ट हुए। वो लग रहा है कि मैं कोई विस्तार अधिकारी बन गया, मैं आबकारी अधिकारी बन गया, लेकिन अपूर्णता क्या है? मुझे तो डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे तो एसडीएम बनना है। राइट। फिर से 2 साल खराब, 4 साल खराब, और कई बार वो बहुत ज़्यादा उसमें एक असफलता के भंवर में फँस जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आए सर, जिसमें अगली बार वो एग्ज़ाम को क्वालीफाई ही नहीं कर पाए। हाँ, हर साल हम लोग ऐसे विद्यार्थियों से जी, मिलते हैं जिन लोगों ने पिछली बार इंटरव्यू दिया जी, या सिलेक्शन हुआ जी, और अगली बार वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं जी कर हाँ, पाए। जी हाँ। और इसकी वजह से सर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के जो चैलेंजेस हैं, एक तो पीयर प्रेशर। मेरा साथ वाला तो निकल गया यार, जब वो निकल सकता है, मैं क्यों नहीं निकल सकता? मैं एक परसेप्शन में मैंने बना रखा है कि वो मेरे हिसाब से कमज़ोर विद्यार्थी है। जब वो निकल गया, मुझे उसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस यस। तरीके से पढ़ता है, उसका पढ़ने का स्टाइल क्या है, लेकिन मुझे लगा कि वो सेलेक्ट हो गया तो मैं भी सेलेक्ट हो जाता हूँ। अभी तो मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इतने बचे हैं। कई बार मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं, जो अभी एक लड़की आई थी मेरे पास, जिसके शायद आखिरी अटेम्प्ट था, तो उसने बोला कि सर अब मैं आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है। शी हैड डिप्रेशन। क्यों? अब मम्मी-पापा ने कह दिया कि अब तो तुम्हारी शादी होगी। शादी होगी। पुरुषों के साथ में ये रहता है, कई बार ऐसे आते हैं कि बहुत सारे पुरुष ऐसे आते हैं, बताएं लड़की का सिलेक्शन हो गया, रिलेशनशिप में थे, हाँ, अब वो मुझे भाव नहीं दे रही है, रिलेशनशिप टूट रही अब है। मैं कुछ करता नहीं हूँ, और वो मान के चलते हैं कि मेरा सिलेक्शन ही आधार होगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और घर से बाहर जाके रहना होता है, खाने पीने की समस्याएं, नींद के चैलेंजेस, और सर सबसे बुरा जो है वो स्क्रीन का एडिक्शन, बहुत मैं ज्यादा। इस पे जानना चाह रहा था, इन दोनों चीज़ों में बताइए। एक तो जो बड़े पैमाने पर लोग कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, और दूसरा वह कंटेंट कैसे दबाव डाल रहा है इन विद्यार्थियों को ऐसी अवसाद वाली स्थितियों में डालने के लिए। मैंने सर अभी हिंदी में एक शब्द सोचा था, प्रेरणा मद। इसको मैंने फिर इंग्लिश में कुछ मॉडिफिकेशन किया, मोटिवेशन और टॉक्सिकेशन, मोटिव टॉक्सिकेशन। तो ये गुड, शब्द का मैं थैंक यू फॉर गिविंग इट। आविष्कार बिकॉज आई किया। बीन टॉकिंग, मैं जिसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करता रहा हूँ वो मोटिवेशनल पॉर्न है, जी, जी, जी। कि लोग एक एडिक्शन होता जी है हाँ, और जी उस हाँ, जी हाँ। जैसे पॉर्न का एडिक्शन हाँ, जी होता है हाँ, जी हाँ। वैसे। लेकिन आप और ज्यादा मारक शब्द दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो सुबह से उठ जाना है उन्हें। तुम जब तुम्हारे दुख चरम पर होते हैं, सुख आने ही वाला होता है, बस एक बार और उठो, सब कर डालो। मैं अपनी अपूर्णता पर काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वीडियो है वो मेरे लिए एक सहारा है, और मेरा पूरा दिन कटता चला जा रहा है। तो इसमें घटिया क्वालिटी का जो डोपामीन रिलीज हो रहा है, जिसे हम मेंटल मास्टरबेशन भी कह सकते हैं, वो उसी में प्रसन्न है। मुझे अपने में कुछ नहीं करना, बस मोटिवेशन वीडियो देख करके काम चल जाता है। तो मुझे लग रहा है ये जो डेटा है, ये जो कंटेंट है, ये युवाओं के लिए बहुत डेंजरस है। एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत रोचक बात यहाँ पर की है, और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को बहुत गंभीरता से इसे सुनना चाहिए। आपने मोटिवेशन की बात की। मैं लगातार इस मोटिवेशन का जो एक तरह का उद्योग खड़ा हुआ जी, है, उसे लेकर चिंतित रहा हूँ। मुझे बताइए कि ये मोटिवेशन, वास्तव में मोटिवेशन की ज़रूरत तो होती है, जी। लेकिन ये जो मोटिवेशन है, ये बाहरी कितना होता है? आंतरिक कितना होता है? और क्या वास्तव में इतने अधिक मोटिवेशनल कंटेंट की ज़रूरत दुनिया को है भी, हमारे समाज को है भी, जितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर हमें इसका आदी बनाया जा रहा है? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि क्रेता है, तभी विक्रेता है। तो मेरी असुरक्षाएँ भरी हुई हैं मेरे मन में, और मुझे एक ढाढ़स कोई बंधाने वाला मिल रहा है, जो एक फ़ॉल्स होप दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं ही वो कर रहा हूँ। मोटिवेशन एक लेवल के बाद एक छद्म है, जिसमें मैं फँस करके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सोचने को ही मैंने करना बना लिया है, और मुझे वो फ़ॉल्स सेंस देता है कि मैं कर भी रहा हूँ। तो ये बड़ी डेंजरस बात हो जाती है कि जब आप अपने सोचने को करना बना लेते हैं। तो अक्सर मुझे लगता है कि ये जो यूपीएससी, पीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं,
वो फर्जी मोटिवेशन के माया जाल में फंस करके कई बार अपनी अक्षमताओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा घसीटते रहते हैं तैयारी के जो ईयर्स हैं, और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या क्या इसका सामाजिक पक्ष भी है? क्योंकि बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि यह है, मैं इसे जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से आने वाले ख़ास तौर से लड़के, उनमें यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत मुझे ज़्यादा दिखाई दी। हाँ जी। क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि एक तो एक सामंती किस्म का समाज है, जी, जिस समाज में जी हाँ, जी हाँ, लगातार बिल्कुल। ये भाव दिया जाता है कि यस, नहीं, अगर तुमने ऐसा किया और यस, तुम्हारे हाथ में वो दंड, यस, पावर यस, आई तब तो ठीक है, नहीं तो यस। तुम्हारी ज़िंदगी निरर्थक है। लेकिन क्या हम एक कलेक्टिवली अपने बच्चों को इस तरफ कर भेज रहे हैं? और दूसरा, समाधान क्या है? क्या तरीका है? क्या इसका समाधान इंडिविजुअल ही होगा कि हम उसी से उम्मीद करें? क्योंकि मुझे कई बार ये विक्टिम ब्लेमिंग जैसा लगता जी है हाँ, कि भाई हम मान लिया कि चलिए उस वह बच्चा इस जाल में फंसा हुआ है, वो लगातार इस कंटेंट में फंसा हुआ है, वो, लेकिन वह तो विक्टिम है ना इसका। विक्टिम। तो उससे बाहर निकलने की जिम्मेदारी भी हम पूरी तरह से उस पर दे सकते हैं या कुछ हैंड होल्डिंग की गुंजाइश है? मुझे लगता है कि सर इसमें कलेक्टिवली काम करना होगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा तंत्र। हम किस प्रकार का शिक्षा तंत्र बना रहे हैं, समाज से हमारी क्या उम्मीदें हैं, क्या हम बच्चों को सिखा रहे हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो मैं बचपन से जिन असुरक्षाओं से जूझ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैलिडेशन समाज में तब मिलेगा जब मेरे पास पावर होगा, मेरे पास पैसा होगा। बगल वाले पड़ोसी की प्रशंसा इसलिए हो रही क्योंकि उसने यूपीएससी में ये रैंक निकाली, वो फला लेवल का डॉक्टर बन गया, वो फला नेता बन गया है, मंत्री बन गया। तो पावर हर जगह पूजा जा रहा है। और इंटरनल जो लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, मेरी चेतना का, मेरे भावों का, कि मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, कितनी खुशहाली, कितना आनंद है, यहां पर ये सिखाया गया है मुझे कि अपने आनंद को कॉम्प्रोमाइज करके अपनी लाइफ को भावों झोंक देना ही उसमें प्रशंसा हो। यार वो सोता नहीं है, 20-20 घंटे पढ़ता है। अरे बहुत ही गड़बड़ बात है भाई, कोई होशियारी नहीं है। मैं तो लगातार ऐसे उसने लोगों अपनी से कील में, अपनी टेबल में, कुर्सी में कील लगा ली थी ताकि वो उठे नहीं। वो 12-12 घंटे, अरे भाई तेरा स्पाइन चला जाएगा, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाएगा। ट्रू। तो हम सारा का सारा, और सर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जहां व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि जीवन को नश्वर न मानते हुए सबने अपनी अपनी लाइफ रच रखी है। हाँ, खत्म होगी ही नहीं। हाँ, खत्म होगी ही नहीं यार। ऐसा करते हैं अपन, 50 साल में भी अगर अपन ने ये कर लिया, यही सब कुछ है, आपके पास बच रहे हैं 15 से 20 साल। तो ये हम बड़े ऊहापोह कंफ्यूज्ड सा युवा बना रहे हैं, जो एक सपने को चेस कर रहा है, अपने अस्तित्व को वो इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा है। अब आप सोचिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट तो थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं एज की वजह से, इसमें कंपेयर टू 12वीं क्लास के बच्चों से आत्महत्या की दर कम है। कोटा में आप देखिए, कोटा। हमने कैसा समाज बना दिया है कि वो बच्चा एग्जाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। और 15, 16, 17 साल के बच्चों को कितनी सारी दूसरी प्यारी चीजों की तरफ ध्यान जी जाना हाँ, चाहिए, जी। लेकिन उन सबको बताया गया नहीं, सब छोड़िए और केवल इस चीज पर देखिए, इससे कभी भविष्य सॉर्टेड होगा। विच जी, आश्चर्यजनक है, ऐसे भविष्य का क्या करना है जी, जो आपसे आपका तमाम वर्तमान छीन ले रहा है। जी, पर ये सो इज, अगर हम इसको थोड़ा सा, हम लोग अब उस उम्र में पहुंच गए हैं जहां हम लोगों की ये चिंताएं हैं, हम अपने युवाओं को लेके चिंतित हैं। अगर इसमें कुछ एक आध और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, एक तो ये जो ओवर थिंकिंग जिस पर बात की गई है, आपकी तो पूरी किताब है ओवर जी। थिंकिंग, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत गहराई से आपने पढ़ा होगा। एक तो इस किताब की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की, ये बताएं। और दूसरा ये है कि क्या ये किताब पढ़ना आपको ओवर थिंकिंग से मुक्त कराएगा या केवल एहसास कराएगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे जबरदस्त। हैं? बड़ा ही व्यवहारिक प्रश्न आपने पूछा। ये एक मार्गदर्शिका है, मेरी पेशेवर जिम्मेदारी का विस्तार है, जहां पर ओवर थिंकिंग सब जो है सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जिसको समाज एक्सेप्ट भी करता है। हम्म। और पिछले, अगर डिप्रेशन से आजादी इसका विषय होता तो आप स्टिग्मेटाइज हो, अरे यार डिप्रेशन की किताब, मुझे क्या जरूरत है, बाइपोलर से आजादी, नहीं नहीं नहीं, सीजोफ्रेनिया से आजादी, नहीं नहीं। ओवर थिंकिंग एंजाइटी स्पेक्ट्रम का एक ऐसा सिम्टम है जिसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। आपने इसे एंजाइटी स्पेक्ट्रम कहा, ये शायद पारिभाषिक शब्द होगा जी, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए या ऑडियंस के लिए। पहले इसके बारे में बताएं, क्या होता है एंजाइटी जी। स्पेक्ट्रम? एंजाइटी एक प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक विकार है, जो जिसमें व्यक्ति को अपने विचारों पर वो खुद से कंट्रोल नहीं कर पाता।
उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, नाना प्रकार के विचार जिसका कोई एंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम एक गृहिणी की बात करें, उसे लग रहा है कि उसका पति काम के लिए गया है, आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं कैसी माँ बन रही हूँ। यूपीएससी एस्पिरेंट की बात करूं कि अब मेरे को मेरे माता पिता अगला मौका देंगे कि नहीं देंगे, इस बार भी मैं चूक गया तो क्या हुआ, मेरा जो मेन पेपर था वो निकल गया और जो साथ में एक सपोर्ट पेपर क्वालिफाइंग। थे वो नहीं कर पाया तो क्या हुआ, इसके साथ ऐसा भी हुआ था, पिछली बार ऐसा हुआ था, कहीं फिर से तो ऐसा नहीं हो जाएगा। और ओवर थिंकिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि हम किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते, अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर ओवर थिंकिंग का एक कॉज हो सकता है। कि जैसे ओवर थिंकिंग का क्या है कि वो सामाजिक आर्थिक कई कारणों से हो सकती है, आपके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कई बार गंभीर मानसिक रोगों का लक्षण हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर। एक डिसऑर्डर होता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां पर व्यक्ति को बार बार वही काम करने की एक विचार आते हैं कि ताला खुला तो नहीं छूट गया, गैस खुली तो नहीं छूट गई, ये अक्षर में शब्द बीच में मिस कर गया था, उसको फिर से वो पढ़ता रहता है। इस वजह से बहुत सारे टाइम लग जाता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जहां पर लोगों को लगता है कि लोग उसकी स्क्रूटनी कर ये रहे हैं। तमाम एंजाइटी स्पेक्ट्रम की चीजें। एंजाइटी स्पेक्ट्रम के ही डिफरेंट टाइप हैं। ठीक। और ओवर थिंकिंग की जो आपकी ये किताब है, जी ये इसे कैसे एड्रेस करती है और ये पाठक को कहाँ लेकर जाती है? जी। ओवर थिंकिंग से आजादी जो मेरी पुस्तक है वो पहले तो इसके इसके बारे में बताती है। इसके बारे में ये बताती है कि इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, कैसे कैसे हमारी पर्सनालिटी के जो ट्रेट हैं, हमारे सोचने का तरीका, जैसे मैंने इसमें एक परफेक्शन की बात की हुई है। परफेक्शन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इम्परफेक्शन। गुड। तो ये एकदम कोटेबल आपने चीज दी है, रील काटने वाली। जी। बताएं। तो परफेक्शन की वजह से काम की अपूर्णता का एहसास होता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो मेरी कहानी में एक पात्र है सुमन। उनके माता पिता ने उनको तभी प्रेस किया जब उनके 100% आए। कहीं पर भी असफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तो ऐसे में उनका एक थॉट पैटर्न फिक्स हो गया, जिसे हमारी भाषा में पर्सनालिटी ट्रेट या सामान्य भाषा में स्वभाव कहते हैं। तो उन्हें हर चीज में अपूर्णता का एहसास होता था, तो वहां पर हमने एड्रेस किया। फिर इस विचार के चलते उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे, तो हमने डिप्रेशन को दवाओं से ठीक किया, साथ ही साथ उनको ये बताया कि ये व्यक्तित्व के जो फ्लॉज हैं उन पर भी काम करने की जरूरत है। उसमें काउंसलिंग की, वो उससे निकले। फिर हमने ओवर थिंकिंग के ये भी बताया हुआ है कि बच्चों में ओवर थिंकिंग के क्या कॉज होते हैं। अब समाज समझे कि हमारे बच्चा अगर बहुत ज्यादा कटा कटा सा रह रहा है, उसके ग्रेड्स डाउन हो रहे हैं, वो रात में ठीक से सो नहीं रहा है, तो हमें समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य की कोई समस्या चल रही है। हमने बड़े बुजुर्गों के केसेस के माध्यम से बताया है। सारी कहानियां मेरे पास आए हुए केस हैं जो कि बदले हुए नाम से हैं, बट जो घटनाएं हैं वो सभी वास्तविक हैं। एनआरआई के बारे में सर मैंने बात की हुई है। एनआरआई वहां चले जाते हैं, उनकी ओवर थिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट अलग होते हैं। मेरा बच्चा नमस्ते कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिश्तेदारों से, पैर छुएगा कि नहीं छुएगा, ये जाएंगे ये तो नहीं कहेंगे विलायत से आ गया है, और मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कैसा समाज बन रहा है, मेरे बच्चे कहीं भारतीय संस्कृति से विमुक्त तो नहीं हो जाएंगे। तो मैंने ये एड्रेस किया है कि हर व्यवसाय, जाति, धर्म पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अलग अलग कंसेप्ट है। Thank you for saying it because I wanted it, a broader discussion into it. मैं हमेशा से मैंने मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान के तौर पे पढ़ा, जी क्योंकि एक टीचर था तो वो चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और तभी से मेरा मनोविज्ञान से एक शत्रुता तो नहीं लेकिन लड़ाई वाला रिश्ता रहा है। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि मेरे जितने मनोविज्ञान पढ़ने वाले दोस्त और शिक्षक हैं, वे लगातार मनोविज्ञान को व्यक्ति से जोड़ते हैं, व्यक्ति के व्यवहार से जोड़ते हैं। जबकि मुझे लगता है कि मनुष्य के बहुत सारे व्यवहारों का जो स्रोत है वो समाज होता है। सोशल डिटर्मिनेशन जिसे जी कहते हैं, आप किस परिवार में पैदा हुए, जी आपकी जाति क्या है, जी। आपका धर्म क्या है, यस। आपकी अन्य सोशल कैटेगरी, आपका यस। जेंडर क्या है, इससे आपका व्यवहार बहुत मायने में नियंत्रित होता है, तय होता है। तो अगर ये सोशल कैटेगरीज प्राइमरीली डिटरमाइन करती हैं या एक मेजर फैक्टर है डिटरमाइन करने में, तो फिर किसी व्यक्ति के स्तर पर इसका उपचार कैसे हो सकता है? इसके उपचार के स्रोत भी फिर समाज में ही होंगे। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ इसे समझने में कि व्यक्ति के व्यवहार, खासतौर से उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है, वह इन बातों पर कितना निर्भर करता है कि वह किस समुदाय से आता है,
किस समाज से आता है, उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी कम्युनिटी क्या है, उसकी नस्ल क्या है, इन सब से कैसे प्रभावित होता है? कल्चरल कंस्ट्रक्ट क्या भूमिका अदा करते हैं? निश्चित तौर पर कल्चर का जो इफेक्ट है वो मेरे पर्सनालिटी फॉर्मेशन पे है। मैं इसके बारे में एक कोट बोलता हूं कि मैं आज जो भी हूं, बचपन से लेकर के आज तक मैंने जो जो पढ़ा, जिन जिन व्यवहारों को लोगों को करते देखा, मुझसे कैसा बिहेव किया गया, मेरे आसपास के लोगों से कैसा बिहेव किया, मैंने समाज में अखबार में क्या क्या पढ़ा, उन सबको आप मिक्सी में मिला दीजिए, जूस तैयार कर लीजिए, वही मैं हूं। अच्छा। इतना ज्यादा रोल है। हम ठीक। बेसिकली क्या है, अगर हम चेतना के स्तर की बात करें तो हम क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मेमोरीज हैं। ओके। अगर हमारे दिमाग से मेरी यादें हटा दी जाए तो हम सब शायद इस दुनिया में डिस्कार्ड कर दी जाए, रहने लायक नहीं हो। तो हमारी हमारा पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्ट है, पूरा का पूरा जो मानसिक स्वास्थ्य का ताना बाना है, वो समाज से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इवन जब मैं आत्महत्या प्रिवेंशन में काम कर रहा हूं, आत्म भारत जैसे देश में आत्महत्या में 50% जो रोल है वो मानसिक रोगों का है, और 50% जो रोल है वो सामाजिक और आर्थिक कारणों का है। ठीक इसलिए बात है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक व्यक्ति के लिए ट्रीटमेंट कैसे हम वो काम कर सकते हैं। तो हम लोग इसलिए मॉडल अपनाते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल। तीनों को मिला जुला करके ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, और वही ट्रू वैज्ञानिक हेल्प है। क्योंकि आपके एंजाइटी के, आपके ओवर थिंकिंग के, आपके डिप्रेशन के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर समहाउ डिफर कर सकते हैं। और दूसरा जो आपने बताया जाति समुदाय, वहां पर भी जो मुझे लगता है जो डिस्पैरिटी है, अगर हम किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना झेल रहे हैं, कहीं पर एक डिस्कार्ड झेल रहे हैं, तो वो मेरे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है, मेरी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को बाधित करता है, मेरी प्रोडक्टिविटी को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो यही एक कारण है कि अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, और सबके सोशल फैक्टर खराब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के डिफर कर सकते हैं। इवन धर्म में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हैं, हालांकि इन सबके प्रैक्टिसेस के बड़े पॉजिटिव रोल है। इसका भी किताब में मैंने जिक्र किया है कि धर्म किस तरीके से हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है, और कोई भी बात मैंने अनुभव के आधार पर नहीं लिखी है, सभी बातें शोध पर आधारित लिखी हैं, गुड। ताकि उसकी प्रामाणिकता रहे, लोग समझे कि धर्म किस तरीके से मदद करता है। इसीलिए कई जगह आप देखिए कि फेथ का कंसेप्ट होता है, फेथ हीलर्स भी काम करते हैं। अगर आपका किसी पर्टिकुलर, हम एक डरावने एरिया में जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो तांत्रिक हैं, जो ओझा हैं, जो जिन लोगों को लेकर हम लोगों की मेरी तो निश्चित तौर पर एक संदेह की नज़र रहती जी है, हाँ, जी हाँ, उनका भी एक सोशल फंक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मेरा फेथ है कि फॉर एग्जांपल मैं कोरोना का एग्जांपल लेता हूँ। आपने कोरोना हुआ आपको, आपने एजिथ्रोमाइसिन खाई और आप ठीक हो गए। मैंने खाई तुलसी की पत्ती, और उन्होंने वो गए एक तांत्रिक के पास में झड़वाने। जो डिसऑर्डर था उसका नेचर था कि वो सेल्फ लिमिटिंग है। तो हम तीनों के अलग अलग कंसेप्ट बन गए। आपको लगा कि एजिथ्रोमाइसिन मैंने खाई थी इसलिए मैं ठीक हो गया, मुझे लगा कि मैंने तुलसी की पत्ती खाई थी उससे ठीक हो गया। तो आप देखिए एक फेथ डेवलप हुआ। फिर ऐसी ही कोई जो ये जो इफेक्ट्स होते हैं यूजुअली फेथ में, वो प्लेसिबो आधारित होते हैं, ठीक बात है। विश्वास की चिकित्सा। तो इसको हम कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ट्रस्ट को। सेम भगवान हाँ, को। मुझे मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं कि वो जो होम्योपैथी की छोटी-छोटी गोलियाँ हैं, जी। वो केवल प्लेसिबो इफ़ेक्ट देती हैं। अब चूंकि मैंने वो पैथी पढ़ी नहीं, तो उसके बारे में प्लस माइनस कमेंट करना बहुत ही मुझे लगता है कि मेरे लिए सही अनुचित होगा इस प्लेटफॉर्म पे। राइट, राइट। लेकिन फेथ सर्टेनली काम करता है। आपने कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात की और मैं जानना चाहता हूँ कि इस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में आज की दुनिया का जो सोशल मीडिया है, हम्म, रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, वीडियोस हैं और लोगों की जो वैलिडेशन की चाह है, उनको लाइक्स मिले, यस उनको यस। कमेंट्स मिले, उनको शेयर्स मिले। हम अपने होने के लिए भी दूसरों से वैलिडेशन की मांग कर रहे हैं। वैलिडेशन मिल रहा है तो हमें लग रहा है कि हमारी वर्थ है, नहीं तो हमारी वर्थ नहीं है। अ, क्या भूमिका है नए किस्म के मानसिक रोगों में इस तंत्र की? और ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इनके होने की वजह से मानसिक रोगों की प्रकृति में भी कोई अंतर आया है? हम्म, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टेलीविज़न के रोग के समय के जमाने के मानसिक लोग। रोग थे जी जी। और जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के समय के मानसिक रोग हैं, उनकी प्रकृति में भी अंतर है, इसलिए उनके उपचार में भी अंतर होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। सोशल मीडिया ने हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल दी है। ठीक बात है। हर चीज ऐप जैसी चाहिए, तुरंत हुआ, तुरंत होना चाहिए। इसने हमारे अटेंशन स्पैन को कम कम किया है। किया है। इसने हमारे फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। ये हमारी नींद खा गया है।
हमारी स्लीप साइकिल को पूरी तरीके से प्रभावित कर चुका है। साथ ही साथ पीयर का कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो फलाना जगह घूमने जा रहा है, उसने अपनी रील डाली कि मैं स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा हूँ। यार मेरे को अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, एक अपूर्णता का एहसास दे रहा है। साथ ही साथ एक आपको बहुत सारे एब्यूज के लिए भी प्रोन बना रहा है, वल्नरेबल बना रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम दूसरा जो प्रभाव देखें अप्रत्यक्ष, मैं कटा कटा सा रह रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम जो है सोशल मीडिया में जा रहा है। तो मैं हूं बेसिकली सोशल एनिमल और मैं सोसाइटी से ही कट रहा हूं, तो निश्चित तौर पर उसका भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इरिटेशन की प्रॉब्लम, अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम और रिलेशनशिप के इश्यूज, प्रोडक्टिविटी का लॉस, ये बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। स्मार्टफोन का अगर स्मार्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो वो आपको बुरी तरीके से मानसिक रोगी बना रहा है, और ये मुझे लगता है कि एक वैश्विक चिंता का विषय होना चाहिए। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने, हम अभी ये बात कर रहे हैं और वहां पर काम चालू हो गया है कि भाई हम अपने बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम 15 साल तक पूरी तरीके से बैन लगा देंगे। कुछ देशों में इंस्टाग्राम और जो दूसरे ऐप्स हैं जो बहुत ज्यादा जिसमें डिपेंडेंस पोटेंशियल है, उन पर बैन लगा के रखा है उनकी सरकारों ने। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत बुरी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और करता जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आप सोशल मीडिया का यूज क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कितना करना है, तो आप निश्चित तौर पर दिग्भ्रमित हैं और आपको इससे जुड़े हुए मानसिक जो समस्याएं हैं उनका सामना करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस बात को शायद और थोड़ा-सा गहराई से देखने की ज़रूरत है। कैंडिडेट्स हमारे पास जो आते हैं, मैंने उनको बहुत गहराई से इसे समझने की कोशिश की है कि कई बार ये उनके बस से बाहर की चीज़ है। अगर हम उनसे ये अपेक्षा करें कि वे चारों तरफ जो वैलिडेशन की चाह है, उससे रातों-रात मुक्त हो जाएँ और अपने आप मुक्त हो जाएँ। हम ये मानकर चलें कि नहीं, इसमें क्या परेशानी है, फ़ोन फेंक दो। हम्म, आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि ये तो ऐसे है जैसे किसी डिप्रेशन के मरीज़ से ये कहा जाए कि तुम डिप्रेस क्यों हो रहे हो? छोड़ो यस डिप्रेशन। यस यस। ये कहने से डिप्रेशन दूर नहीं होता है। क्या मनोवैज्ञानिक या चिकित्सा विज्ञानी तरीके हो सकते हैं विद्यार्थियों को इन चीज़ों से दूर करने के? क्योंकि पता नहीं आपने इस बात का एहसास किया या नहीं, लेकिन मैं पिछले कुछ समय से इसे स्टडी कर रहा हूँ। उसके आधार पर मैं जिस निष्कर्ष के आसपास पहुँचा हूँ वो यह है कि आवर यूथ इज़ अगेंस्ट अ वेरी फॉर्मिडेबल फोर्स। ये संयोग से नहीं हो रहा है। इसके पीछे एल्गोरिथम्स बहुत ताकत लगा रही हैं। एल्गोरिथम्स आपके आप पर्सुएसिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें कि मात्र इसलिए कि आपने किसी रील को 2 सेकंड फालतू देख लिया, तो आपकी आईबॉल ट्रैकिंग कर उन्होंने इस बात को जान लिया कि आप किस उत्पाद को देख रहे थे या आप किस चीज़ को देख रहे थे, और फिर आपके पास वो सामग्री और ज़्यादा दी जा रही है। जी पर्सुएसिव टेक्नोलॉजी है, थोड़ा-सा और दी जा रही है। इतना दी जा रही है कि उसके बाद ये आपकी चॉइस बची नहीं है। आप रील्स देख रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट योर इंडिपेंडेंट चॉइस। इफ इट इज़ नॉट योर इंडिपेंडेंट चॉइस, देन एजेंसी यस to discontinue is not with you. यस यस If the agency to discontinue is not with you, then Yes. you are more of a slave to this rather than being master of it. यस यस। राइट? तो ऐसे में, और ताकत बहुत बड़ी है, फॉर्मिडेबल बहुत ताकत है एआई की। एआई ने हमारे सारी जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर दिया, और कम से कम सोशल मीडिया को तो भयानक तरीके से कर ही रही। ऐसे में इस 20 साल के बच्चे से, 18 साल के बच्चे से ये उम्मीद करना कि इतनी बड़ी ताकत से जाके टकरा जाएगा बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी हैंड होल्डिंग के, ये शायद उसके प्रति अन्याय है। क्या किया जा सकता है कलेक्टिवली? मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं रह सकते और ये हमारे विकास के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन हम हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को हम अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं शुरू से ही। इसलिए मैंने बताया कि मुझे अपनी प्राथमिकताएं पता हो, कब करना है, कितना करना है, कहाँ करना है। मैं कुछ बहुत सामान्य शब्द यूज करता हूं लोगों को समझाने के लिए कि अगर आप अपने स्क्रीन को जितना अपने संसाधनों की उपलब्धि के हिसाब से जितना बड़ा रखें, जैसे कि मुझे अगर कुछ मोबाइल पर काम करना है, अगर मैं मेरे पास संसाधन है, तो क्यों ना मैं डेस्कटॉप का इस्तेमाल करूं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कम होगा। दूसरा, आप मनोरंजन की दृष्टि से केवल टेलीविजन या सिनेमा घर जा सकते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से सारे छोटे स्क्रीन को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आते हैं कि सर वो तो मेरा स्टडी मटेरियल आता है,
स्टडी मटेरियल उन्हें देखना है 1 घंटे, बाकी का काम 20 घंटे। तो हमें एक जो अनुशासन है वो तो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम बाजार को, पूंजीवाद का जो ट्रैप है वो तो फैलाया ही जाएगा, क्योंकि आप उसके कस्टमर। आपको फ्री में मिल रहा है इंस्टाग्राम, कोई भी फीस नहीं लेता, फेसबुक कोई फीस नहीं एंड देयर इज लेता। नथिंग लाइक फ्री लंच। इसका मतलब है कि मैं एक डेटा प्रोडक्ट हूं, हूँ। मैं एक डेटा हूं, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुझे यूज हो रहा है, मैं उनकी एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं। तो मुझे अगर मेरी प्राथमिकताएं पता हो तभी बच सकता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली इन चीजों को तो नहीं बंद कर सकता, नहीं बदल सकता, बहुत तेजी से हावी होगा। मैं एक लिंक बंद करूंगा, कोई दूसरी लिंक शुरू हो जाएगी। तो मुझे कब, क्या, कितना, कहां करना है, इतनी आसानी से क्यों चीजें मिल रही हैं, उसके पीछे लॉजिकल होना पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं चेतनावान बनूंगा, जितना ज्यादा मैं लाइफ स्किल्स को सीखूंगा, उतना ज्यादा शायद मैं कंट्रोल कर सकूंगा, उसका बेहतर यूज कर सकूंगा। बहुत सारे लोग बेहतर यूज कर रहे हैं सर, आपकी रील्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं आपको देख रहा हूं और उससे मैं कुछ सीख रहा हूं, कुछ ज्ञान की बातें कहीं पे किसी से मिल रही हैं, तो मुझे लगता है वो उसका मैं हेल्दी यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं वो डेटा कंज्यूम कर रहा हूं कि मैं मोटिव टॉक्सिकेशन का शिकार हो रहा हूं, प्रेरणा मत देख रहा हूं, मैं पॉर्न देख रहा हूं, तो मैं अपने अपने आप को मनोरुग्ण बना रहा हूं। तो एक लिमिट डिसाइड करना सिखाना बेहद जरूरी है। और आगे आने वाले समय में एआई से बचना, ऐसे ऐप से बचना एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल होगी, जो कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बेहद जरूरी होगी, और इसको पाठ्यक्रम में होना चाहिए। आप मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। चलिए हम लोग बातचीत के आखिरी हिस्से में हैं जी और कुछ व्यक्तिगत चीज़ों को मैं समझना चाहता हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि अ, एक डॉक्टर है जो कि वायरस और बैक्टीरियाज का इलाज करता है, फिजिशियन है। उसे पता है कि भाई जो मरीज आएंगे वो बीमार होंगे हम्म, और उनसे मुझे इन्फेक्ट नहीं होना है। हम्म, ठीक है, तो वो तमाम सुरक्षाओं का ध्यान रखेगा। जी जी। ठीक है, ऐसा बाकी चीज़ों के साथ भी होता है। मेरी हमेशा चिंता ये होती है कि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, हाँ 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 हाँ। उनके मानसिक स्वास्थ्य का कौन ध्यान रखता हम्म, है? क्योंकि वे लगातार ऐसी एंजाइटी से उनके अपने मरीजों और जो उनके उनसे उन्हें जो लोग उनको विजिट करते हैं उनको अपने आसपास देखते हैं, जिनमें ये तमाम वो हैं। तो ऐसे में आप हम्म, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें आपके चारों तरफ दिखाई देती हैं, वो आपको नेगेटिवली इतनी प्रभावित ना करें जी। कि आपका ही मानसिक स्वास्थ्य इससे प्रभावित होने लगे? क्योंकि बहुत सच्चाई ये है कि जी मान लीजिए आप तो मिलते होंगे तो आपके दोस्त भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स होंगे, जी 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 आपके मरीज तो हैं ही जी हैं, जी आपसे जो बात कर रहा है वो भी उसी बारे में बात कर रहा है। जी जी हाउ डू यू डिफेंड योरसेल्फ जी। अगेंस्ट दिस? आपकी जैसी बात एक बड़े वृद्धजन ने मुझसे कही थी कि आपका रोल मुझे भगवान शंकर की तरह लगता है, जो परमानेंट जहर लिए हुए रहता है। हमारी नकारात्मकता को आप कैसे हैंडल करते हैं? मुझे लगता है सर कि हमें अपने अपने टूल विकसित करने होते हैं कि कितना, किस तरीके से मैं प्रोफेशनली हेल्प कर पाऊं, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान भी ये बताता है कि जहां पर हम पर्सनल होते हैं तो वो हीलिंग भी नहीं होती। बिकॉज अगर मैं परेशान हुआ तो शायद मैं आपके इमोशंस को फील करूं, उस पेन को फील करूं, बट उससे मैं प्रभावित नहीं हूं। तो अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा ये रूल है, जो मैं आप सबके, आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं, कि 7 से 9 घंटे की नींद एक जबरदस्त वैक्सीनेशन है अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए। स्क्रीन की प्राथमिकताएं डिसाइड करके रखना अनुशासित रूप से, वो आपके लिए वैक्सीन है। अच्छा संवाद करना, अच्छा लेखन, अच्छा पाठन करना, ये वैक्सीन है। आपका साथ, आप किस तरीके का डेटा कंज्यूम कर रहे हो, वो भी आपको बहुत प्रभावित करता है। और व्यक्तिगत रूप से अपने अपने सर शौक भी डेवलप होने चाहिए। जैसे मुझे क्रिकेट देखने का बड़ा शौक है, अरे मैं वाह! मैदानों में जाकर क्रिकेट देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पुराने जो वीडियोस हैं, जैसे मैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 434 का जो चेस है, वो पता नहीं मैं कितनी बार देख चुका हूँ। क्या मेरे बात अंदर है! वैसी ही गुदगुदी होती है कि जो मुझे आज से 20 साल पहले हुई थी। तो और गाने का है, लिखने का है, पढ़ने का शौक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपने स्ट्रेस बस्टर तैयार कर रखे हैं व्यक्तिगत रूप में। और ये चीजें सब पर लागू नहीं होती। हर व्यक्ति को अपने स्ट्रेस के लिए, डीलिंग के लिए बहुत ज्यादा अपने अपने पर्सनल टूल डेवलप करने चाहिए। और साइकेट्रिस्ट का जॉब तो थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज दिन भर निगेटिविटी और परेशानियां रहती हैं, तो बचना, खुद की सुरक्षा भी बहुत जरूरी होती है। हाँ, तो हम समहाउ एक बाउंड्री डेवलप कर लेते हैं, जहां पर जो मैंने बताया, लाइफ स्टाइल चेंजेस। क्या आपके पास ऐसे केसेस आते हैं या अपने समुदाय में जो साइकियाट्रिस्ट का समुदाय जी होगा उसमें आपने केसेस देखे हैं जिसमें आप ही के साथियों को मदद की जरूरत पड़ी हो?
जी हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, और बल्कि एक साथी के साथ तो मुझे काफ़ी पर्सनल रूप पे रिलेशनशिप भी खोनी पड़ी। बिकॉज़ क्या होता है कि आप अगर किसी के मित्र हैं और आपने बताया यार तुझे देख के लग रहा है कि कैंसर है, तो और आप जाते हो और आपका पता चलता है कि हाँ कैंसर है, तो आप बोलोगे यार क्या बढ़िया दोस्त था, बिल्कुल पहले से पहचान गया, मुझे सही समय पे हो गया। तो कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ में कि एक साइकियाट्रिस्ट को ऐसा गंभीर मानसिक रोग हुआ जहाँ पर उसे इंसाइट नहीं था। पेरेंट्स के थ्रू मैंने उसे हेल्प की, जब उसको इंसाइट आई तो उसको ये लगा कि यार ये इसने मेरे साथ मेरे को दवा खिलवा दी या मेरे मेरे को ऐसा बता दिया, ये तो गड़बड़ है, और वो ऑलमोस्ट एनवियस हो गया था। आह! तो कई बार हमें चीजों को बुरी तरीके से सामना करना पड़ता है, और ये बात वैसी है सर कि हड्डी के डॉक्टर की हड्डी टूट सकती है, साइकेट्रिस्ट को भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम उसको पहचान करके सही समय पर करेक्शन करें, उसमें ज्यादा बड़ी बुद्धिमानी है। अगर कुछ प्रॉब्लम किसी को होती है, जैसा लग रहा है कि स्लीप डिस्टरबेंस है, उसका आप कॉज देखें, उसको ठीक करें। स्ट्रेस हो रहा है, उस कॉज को देखें, उसको ट्रीट करें। तो मुझे लगता है ये कोई शेम का विषय नहीं है। आपने क्रिकेट की बात की, आपके हिसाब से सबसे सहज क्रिकेटर कौन है? अभी तक सर जो मैंने अपनी उम्र में देखा। मुझे सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर-वीडर नहीं चाहिए। जी 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 जी। सबसे सहज, मुझे जिसे ऐसा जिसे लग देखकर उस पर लगे कि हाँ, ये एक आम इंसान जैसा ले मुझे है। ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी एक श्रीलंका दौरे पे गया था, श्रीलंका वाली सीरीज देखने। उसके बाद मैंने ये समझ में आया था, चूंकि साइकियाट्रिस्ट हूं तो सम हो थोड़ा बहुत राडार चलता रहता है। तो मैंने ये देखा कि जो अधिकतर में काफी ज्यादा आत्ममुग्धता, नार्सिसिज्म, एक एरोगेंस सा डेवलप होता चला जाता है। और अगर मैं अपने दृष्टिकोण से कहूं तो मुझे राहुल द्रविड़ जो हैं वो बहुत ही सहज लगते हैं। अरे वाह! ओवरऑल जो मैंने अभी तक जहां तक क्रिकेट देखा, उनसे सहज मैंने अभी मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं महसूस किया। क्योंकि बात क्रिकेट पे चली गई है, जैसे हम लोगों ने वीडियो फॉर्मेट्स में देखा कि हम किताबों से, बड़ी फ़िल्मों से, छोटे वीडियो से, रील्स, शॉर्ट्स की तरफ आए, लगभग यही क्रम हमें क्रिकेट में दिखाई देता है। टेस्ट मैच था, फिर हम्म। वनडे आया तो टेस्ट मैच को का नज़रअंदाज किया जाने लगा, उसके बाद टी20 और छोटे फॉर्मेट्स आते हैं। ये जो अंतर है, ये मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बताएँ कि प्लेयर्स के मेंटल मेकअप पे कैसे डिफरेंशिएटिंग दिखाई देता है? जबरदस्त दिख रहा है। आपने बात करी तीनों फॉर्मेट की अवधारणा की। 20 जितना छोटा होता जा रहा है, अब 30 मिनट का वीडियो लोग देखने वाले नहीं बचे, हाँ। 10 मिनट का नहीं बचे, अब तो 2 30 मिनट का सेकंड, है, 1 30 मिनट का। सेकंड, और मुझे लग रहा है कि जल्दी ये काम 10 सेकंड तक आने वाला है। सेम सर, आप देखिए कि हम शॉर्ट स्पैन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं सभी चीजों में। ये उसी का एक आप पैरेलल देख सकते हैं कि हर जगह इंस्टेंट डेवलप हो रहा है। 2 मिनट की मैगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हर जगह 2 मिनट की मैगी बन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 के फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट ने टेस्ट मैच को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कैसे? अब आप देखिए हर टेस्ट मैच का रिजल्ट क्यों आ रहा है? 4 दिन में आ हर जाता आदमी है। हड़बड़ी में खेल रहा है, नहीं तो हाँ, टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता था। 50-50 में 50 ओवर खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। हाँ, टेम्परामेंट कई गायब हो टीम्स जा रहा है। देखिए, वेस्ट इंडीज का आप स्कोर देखेंगे तो 2020 में भी उतना बना रहे हैं, 50-50 में भी उतना बना रहे हैं। शायद टेस्ट मैच में भी उतना ही बनाया, हो हाँ। सकता है कम बना दें। और मुझे लगता है कि हम जल्द ही 5 से 10 ओवर का कोई फॉर्मेट देखना चाहेंगे, क्योंकि अब क्रिकेट उसमें खत्म होता जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल यही हम लोगों ने, मैं तो शतरंज खेलता हूँ, जी शतरंज में देखा। जी शतरंज का एक नॉर्मल फॉर्मेट था जिसमें जी कास्परोव, कार्पोव खेला जी जी। करते थे और वो इत्मीनान का था। हाँ हाँ। उसमें उसको देखने के लिए लोग, सोचिए ना, मैच जो है वो चल रहा है 6 घंटे हम्म और लोग बैठे हैं और देख रहे हैं। हम्म उसके बाद फिर रैपिड चेस आता है, हम्म। फिर वो ब्लिट्ज चेस आता है, पता लगता है कि अब तो 1 मिनट में गेम खत्म करना हाँ है। तो हम शायद पूरे समाज में ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जी। की का रोग पूरी तरीके से देख रहे हैं। But anyway, I mean, it was very fun talking to you. I mean, I enjoyed every moment of it. I'm sure the viewers also enjoyed every moment of it. आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत आनंद आया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत गंभीर चीज़ों पर हमने बात की है। अपने व्यूअर से हमारी रिक्वेस्ट है कि इन मुद्दों को गंभीरता से लें। आपका मानसिक स्वास्थ्य केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार को प्रभावित करता है, आपके समाज को प्रभावित करता है, इसलिए उसे पूरी गंभीरता से लें। आप कैजुअल टॉक में हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पुस्तक के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी पुस्तक ओवर थिंकिंग पर है और मुझे उम्मीद है कि समाज और ख़ासतौर से युवा जो हैं वो इस चुनौती को समझेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे इस शो के लिए बुलाया। आपके साथ बैठना बहुत बड़ी बात है मेरे अरे लिए, और आपके माध्यम से जो आपकी ऑडियंस है उसे मेंटल हेल्थ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और आपने बुक का जिक्र किया, सर मेरा सपना है कि भारत के हर परिवार में ये किताब पहुंचे,
ताकि मानसिक स्वास्थ्य का वैज्ञानिक आधार लोग समझें। और अभी मैंने इसे 2 भाषा में लिखा हुआ है, और ये सुलभ बनाने के लिए अन्य 6 भाषाओं में भी जल्दी इस पे अरे मैं वाह! काम कर रहा हूँ, बधाई। ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में भी आए। तो टोटल 8 भाषा का प्रोजेक्ट है, ताकि मेरा जो देश है वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके, प्रोडक्टिव हो सके और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी बढ़ा सके। थैंक यू। थैंक यू।